प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे भाई बहन। एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ और बता दो कि कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। कल संडे को ऐसे ही तो नहीं जाने दिया। मुझसे वादा करो कि अभी कोई संडे वनडे नहीं है आपके जीवन में। आपको दिन प्रतिदिन अपनी बेहतरी के लिए, अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए संघर्षरत रहना पड़ेगा। जो टॉपिक आपके कमजोर हैं उनको पढ़ते रहना है प्यारे दोस्तों। बेहतर तरीके से अपने स्कोर में सुधार करने की कोशिश करते रहनी है। और मैंने आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों ये बोल रखा है कि ये प्रैक्टिस सेट तो आप लोगों के लिए रामबाण है। इससे अलग कोई भी टाइप आपकी किसी भी टॉपिक में उम्मीद करता हूं नहीं जाएगी। एक बार पहले सभी साथी जल्दी जल्दी से आ जाओ, फिर मैं पहले क्वेश्चन पर जाऊंगा। अब तक हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं 2 प्रैक्टिस सेट में। आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है। 50 क्वेश्चन आज आपको कराऊंगा और ऐसे ही ये 10 प्रैक्टिस सेट टोटल हम लोगों के चल रहे होंगे। जल्दी जल्दी से आ जाओ। तो सभी प्यारे साथी एक बार थम्स अप करेंगे कि भैया हम तैयार हैं आज के सेशन के लिए। एक चीज और आप लोगों से कहनी है। पिछले प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को यह बात प्रॉपर तरीके से पता होगी कि मैंने थोड़ा सा कठिन प्रैक्टिस सेट लगा दिया था। आप लोगों में से 10-15 लोगों के कमेंट मैं पढ़ रहा था कि भैया ये आप बहुत तगड़ा लेवल करा रहे हैं, इतने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पागल हो। मुझे एक बात बताओ कि जब कोई गुरु अपने शिष्य को किसी युद्ध के लिए तैयार करता है तो वो उसे वो भी मंत्र देकर चलता है कि अगर ऐसा हुआ कि उस समय पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, यानी कुछ ऐसा हुआ, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ भी लिया तो मेरे बाबू जैसे सब कर देंगे और तुम नहीं करके आओगे, तुमको अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं वो माहौल लेकर चल रहा हूं कि अगर कुछ ऐसा भी हुआ कि भाई जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, कुछ कठिनता की ओर चीजें चली गई, तो हमें वो चीजें समझ लेनी है। अभी होमगार्ड का पेपर हुआ, उन सब से हमें सारी चीजें समझनी है। मैं क्वेश्चन पे चल रहा हूं, एक बार दिल भेज दो कि भैया हम तैयार हैं। ऐसे हिम्मत मत हारा करो। सवाल को ध्यान से देखना। हालांकि आज का मैंने बहुत ज्यादा कठिन नहीं रखा है, कठिन उस दिन भी नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन इंटरेस्टेड टाइप थे जो आप लोगों से नहीं बने थे। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बने तो सीखने को तो मिला ना। देखो ध्यान से, आज आप लोगों में से मैं ये बोलूंगा कि 50 में से 45 का टारगेट देके चलूंगा। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से 4 पासों में कौन सा एक पासा एक्स हो सकता है। तो ये कह रहा है 2 डाइस इसने दिए हैं। अब ये कह रहा है इनके आधार पर इनके जैसा डाइस कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले अपोजिट निकाल लो। अपोजिट कैसे निकालोगे? यहां पर 3 और 1 दिया गया है, यहां भी 3 और 1 दिया गया है। एक उभयनिष्ठ का नियम होता है जिसमें 2 कॉमन होते हैं और तीसरा वाला जो होता है वो अपोजिट हो जाता है, दोनों कॉमन कट गए। तो 3 1 से 3 1 कट गया, यहां 5 और यहां 6 बच गए। तो जो 6 का अपोजिट है वो 5 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, 2 अपोजिट सरफेसेस कभी भी ना तो एक साथ दिखाई देते हैं और ना कभी भी एक साथ छिपते हैं। सही है। देखो 6 और 5 अपोजिट हैं, लेकिन पहले डाइस में दोनों एक साथ दिख रहे हैं। बी ऑप्शन इस वजह से गलत है क्योंकि यहां 6 और 5 में दोनों ही गायब हो गए। जरा सोचो ना कि ये दोनों गायब कहां हो गए। ये इसके पीछे वाले हिस्से पर बैठे होंगे, वहां भी तो एक साथ ही बैठे होंगे। यहां भी 6 और 5 दोनों गायब हो गए और यहां देखो 5 दिख रहा है, इसका मतलब 6 इसके पीछे है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नॉर्मल सी एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, जिसमें 2 अपोजिट एक साथ दिख रहे हैं वो भी गलत है, जिसमें कोई सा भी अपोजिट नहीं दिख रहा वो भी गलत है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम लेके चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत प्यार से आप आंसर दे पाओगे। मैंने क्या बोला? यहां पर 3 और 1 है, यहां पर 3 और 1, ठीक है। इसमें 3 1 नहीं है, कोई बात नहीं है। तो 2 और 3 ले लो। 2 और 3 है इसमें,
इसमें भी 2 और 3 है, तो 2 3 से 2 3 खत्म, 1 का अपोजिट 4 हो गया। जब 1 का अपोजिट 4 हो गया तो हर एक तो वो ऑप्शन गलत है जहां 1 और 4 एक साथ दिख रहे हैं, हर एक वो ऑप्शन गलत है जहां पर कोई नहीं दिख रहा। यहां पर 1 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं इसलिए गलत है। यहां पर 4 दिख रहा है पर 1 नहीं दिख रहा, ये हो सकता है। यहां 1 और 4 दोनों ही गायब हो गए, ये भी गलत है। यहां 1 और 4 दोनों ही गायब हो गए, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर मेरे शेर बी है। मैं ये उम्मीद कर सकता हूं क्या कि अब आप इसे गलत कभी नहीं करोगे? अगर हां तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो और ध्यान से देखो इसका जवाब क्या है। सवाल कहता है प्यारे साथी कि 8 और 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण जब भी पूछे ना तो प्रथम वैल्यू में 60/11 की गुणा कर देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। प्रथम वैल्यू 8 और 9 में 8 है, मैं 8 में 60/11 की गुणा कर दूंगा, 60 अट्ठे 480/11 हो जाएगा। 480 में सीधा सीधा 11 से हम लोग भाग दे देंगे, तो 11 चौक 44, 8 में से 4 गए 4, उतारी 0 और 11 तिया 33 आएगा। तब मैं इसे 43 सही 7/11 मिनट बोल दूंगा और जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें किसी को कोई संदेह तो नहीं है। अगर ये 0 डिग्री के स्थान पर 180 डिग्री होता तो मैं प्रथम समय में पहले 6 प्लस करता और प्राप्त वैल्यू में 60/11 की गुणा करता। ये सारी चीजें तुम्हारे भाई ने तुमको पढ़ा रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा है कि महेश घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला। देखो, आप लोग लाइब्रेरी निकलते होगे, आप लोग अन्य किसी काम पर निकलते होगे, तो आप लोगों के निकलने का कोई ना कोई समय होता होगा। महेश का भी कोई ना कोई समय था। तो महेश आज अपने बाकी दिन के शेड्यूल के हिसाब से 15 मिनट पहले ही निकल गया है। तो यह कह रहा है बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, वह 8:40 बजे स्टॉप पहुंच गया। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर वो 8:40 पर बस स्टॉप पहुंच गया है तो वो घर से आज कितने बजे निकला होगा? जवाब आएगा भैया जी, अगर 10 मिनट रास्ते में लगते हैं, 10 मिनट, तो माइनस का 10 कर दो, ये 8:30 पर निकला है। यानी कि ये आज 8:30 पर निकला, 10 मिनट रास्ते में लगी और 8:40 पर वहां पहुंच गया। लेकिन सवाल कह रहा है सामान्यतः कितने बजे निकलता है? तो अगर आज कोई व्यक्ति 8:30 बजे निकला है और वो ये कहता है कि आज तो मैं 15 मिनट पहले ही निकल गया हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधी सी बात है, बाकी दिन तो 15 मिनट बाद निकलता होगा। तो इसका मतलब क्या है? बाकी दिन 8:45 पर निकलता होगा। क्या ये बात हम सभी को समझ में आई है? गुड्डा, 8:45 पर आज 15 मिनट पहले निकल गया है। जरा सोचो ना, आज 15 मिनट पहले निकला है तो 8:30 बजे निकला है। मुझे बताओ, आप घर से 8:30 बजे निकले है ना, और आप कह रहे हो कि भैया जी आज तो मैं 15 मिनट पहले ही निकल गया हूं, तो इसका मतलब आप बाकी दिन 15 मिनट बाद निकलते थे, है ना। तो आप बाकी दिन 8:30 में 15 मिनट जोड़ूंगा तो आप 8:45 पर निकलते थे। तो 8:45 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अब सही है, आप देख लो, आप में से मैक्सिमम लोगों ने मुझे 8:30 आंसर दिया था, कमेंट दिख रही थी। ऐसी गलती मत किया करो, नॉर्मल क्वेश्चन भी गलत हो जाता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। सभी मेरे प्यारे भाई और बहन ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को कि क्या कह रहा है। कह रहा है देवांश का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल को है। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि 14 अप्रैल का जो दिन है वो शुक्रवार है।
इसका मतलब तो यह हुआ कि 14 अप्रैल का जो दिन है वो शुक्रवार अर्थात फ्राइडे है। सही है। अब देखो, यदि रोहन का जन्म 20 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? तो नॉर्मल सा सवाल बन गया कि 14 अप्रैल को अगर शुक्रवार है तो 20 सितंबर को कौन सा दिन हो जाएगा? क्या अप्रैल से सितंबर तक के महीनों को नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो, अप्रैल, मई, मई के बाद जून, जून के बाद आ जाएगा जुलाई, जुलाई के बाद आ जाएगा अगस्त, अगस्त के बाद आ जाएगा सितंबर। सही है। अब मुझे एक बात बताओ कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं? आप कहेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन होते हैं भैया जी। लेकिन 30 में से 14 आपको घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि ये क्वेश्चन 14 अप्रैल से शुरू हुआ है, तो 14 तो आपको माइनस कर देना है। 30 में से 14 गए तो 16 बच गए, और 16 में भी आप 7 से भाग दे देंगे, तो ये 7 दूनी 14 अर्थात 2 ही शेष बचेगा। ऐसे ही मई में 31 दिन होंगे, 7 से भाग दूंगा तो 7 चौक 28, 3 बचेगा। जून में 30 दिन होंगे तो 7 चौक 28, 2 बचेगा। जुलाई में 31 होंगे तो 7 चौक 28, 3 बचेगा। अगस्त में भी 31 होते हैं, जुलाई अगस्त लगातार दोनों 31 के हैं, तो 7 चौक 28, 3 बचेगा। पर सितंबर में मैं 30 नहीं लिखूंगा, होते तो 30 हैं, पर यह क्वेश्चन 20 सितंबर तक पूछा गया है, तो मैं यहां पर 20 लिख दूंगा और 7 दूनी 14, 6 यहां लिख दूंगा। अब मैं इन सब में जो संख्या जुड़कर 7 या 7 का मल्टीप्लाई बनेगी उसे यहां पर काट दूंगा। जैसे ये कितना है भैया? 3, ये कितना है? 2, ये कितना है? 2, सबको जोड़ो कितना बना? 2 और 3 5 और 2 7, तो मैंने इसको यहां पर काट दिया, ये 7 बन रहा था। 7 या 7 का मल्टीप्लाई कट जाता है, तो ये क्या बना? 6 3 9 3 12 है, और 12 में अगर मैं 7 से भाग दे दूंगा तो ये आएगा 7 एकम 7, 5 बच गए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 बच गए। जो 5 शेष बचा है उसे इस फ्राइडे में प्लस कर देंगे। शुक्रवार में एक जोड़ा शनिवार, 2 रविवार, 3 सोमवार, 4 मंगलवार, 5 शुक्रवार में एक जोड़ा शनिवार, 2 रविवार, 3 सोमवार, 5 मंगलवार, 6 बुधवार। बुधवार का मतलब है वेडनेसडे, आपका आंसर है डी ऑप्शन। क्या ये बात हम सबको समझ में आई है? एक बार थम्स अप कर दो। कितने लोगों का बिल्कुल करेक्ट है? इससे बेहतर कोई प्रोसेस नहीं, कोई तरीका नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम पूछूंगा कि जिनको थोड़ा बहुत डाउट भी होगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। क्या बोला? ध्रुव का जन्मदिन रविवार 28 मई को है। इसका मतलब हुआ कि जो 28 मई है, 28 मई को रविवार अर्थात संडे है प्यारे साथियों। अब क्या कह रहा है? साहिल का जन्म 19 अक्टूबर को है, तो इसका मतलब साहिल का ही जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? तो 19 अक्टूबर का दिन आपसे पूछ रहा है। क्या बहुत आसानी से नहीं कर सकता? मैंने यहां पर बोला मई से लेकर अक्टूबर, मई से लेकर अक्टूबर, तो ये मई आया, मई के बाद जून आया, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद आया अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद आ गया अक्टूबर। सही है। अब देखो, तो मई में कितने दिन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ये ट्रिक बचपन में ही बताई गई थी, मैडम जी ने बताई होगी स्कूल में, कुछ लोगों के मास्टर जी ने भी बताई होगी कि बेटा जो यहां ऊपर गांठ पे आता है वो 31 का होता है, और जो यहां आता है वो 30 का होता है। सही है। तो मई हो गया 31 का, लेकिन मैंने माइनस कितना करना है? माइनस कर देना है 28, 28 माइनस कर देना है, तो बचेगा कितना? केवल 3, और 3 में 7 से भाग नहीं जाएगा, तो सेम टू सेम लिख दूंगा।
जून में 30 दिन होंगे तो 7 चौक 28, 2 बच गया। जुलाई में 31 तो 7 चौक 28, 3 बच गया। अगस्त में 31 तो 7 चौक 28, 3 बच गया। सितंबर में 30 तो 7 चौक 28, 2 बच गया। और अक्टूबर में मैं केवल 19 तक जाऊंगा तो 7 दूनी 14, 5 बच जाएगा, क्योंकि 19 अक्टूबर तक ही बोला गया था। सही है। अब सुनो ध्यान से, सवाल में यहां पर ये 5 और 2 7 हो गया, हमने काट दिया। फिर मैंने बोला 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11, और 11 में कितने से भाग गुड्डा जी? 7 से। 7 एकम 7, बच गए 4, और 4 को प्लस कर दिया संडे में। संडे में एक जोड़ोगे मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, अर्थात गुरुवार बोल सकता हूं। मैं क्या बोल सकता हूं? गुरुवार बोल सकता हूं। सी ऑप्शन पर टिक लगा सकता हूं। सबका सही है? किस किस का सही है? एक थम्स अप हो जाए प्यारा सा कि हां भैया हमारा सही था, हमारा बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। प्यार से बता दो क्या हो सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्लेस वैल्यू रटी पड़ी है कि सारी प्लेस वैल्यू याद है? भैया मुझे टेंशन मत लो, कमेंट चलाओ दो जी। कह रहा है S 19 पर, Y 25 पर तो प्लस का 6 होगा। T 20 पर, Y 25 पर तो प्लस का 5 होगा। R 18, V 22 तो प्लस का 4 होगा। I 9, L 12 है तो प्लस का 3 होगा। K 11, M 13 तो प्लस का 2 होगा। E 5, F 6 तो प्लस का 1 होगा। लो भाई मेरे, 6 5 4 3 2 1 ऐसे ऐसे एक सीरीज चल रही है। यहां देखो तो G 7 और 6 13 पर M आया। A 1 और 5 6 पर F आएगा। फिर R 18 4 22 पर V आएगा। फिर D 4 और 3 7 पर G। E 5 और 2 7 पर G। N 14 और 1 15 पर O। M F V G G O। क्या बोला? M F V G G O। सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट अगला सवाल देखो ध्यान से। T 20 पर, U 21 पर प्लस का 1 कह दूंगा। मैंने कहा A 1 पर, D 4 पर प्लस का 3 कह दूंगा। B 2 पर, G 7 पर प्लस का 5 कह दूंगा। L 12 पर, S 19 पर प्लस का 7 कह दूंगा। E 5 N 14 तो प्लस का 9 कह दूंगा। 1 3 5 7 9 बोलेंगे हाँ भैया हाँ बिल्कुल ठीक है। तो देखो C 3 और 1 4 पर D आएगा। H 8 और 3 11 पर K आएगा। A 1 और 5 6 पर F आएगा। I 9 और 7 16 पर P आएगा। R 18 9 27 पर A आएगा। ध्यान दो 26 के बाद 27 अर्थात A होता है। तो D के F P A, D के F P A, B ऑप्शन जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ और बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? ध्यान से देखना भैया। चौथा क्वेश्चन सही है मेरे दोस्त, प्लीज कमेंट बार बार मत कर। एक भाई है आगे के क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा है, बार बार कमेंट। गुड्डा बिल्कुल सही है, प्रशांत भाई बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही है। देखो ब्लैक काउ इज रनिंग। तुम लोग मतलब आगे के क्वेश्चनों को भी नहीं पढ़ते हो ऐसे हैं। ब्लैक काउ इज रनिंग, तो सबसे पहले ब्लैक देखो, ब्लैक कहां कहां है? ब्लैक इसमें आया है, ब्लैक 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 इसमें आया है। तो ब्लैक पहले स्टेप में है और चौथे स्टेप में है। तो ब्लैक का कोड भी वही होगा जो पहले और चौथे स्टेप में कॉमन होगा। तो यहां पर पहले और चौथे स्टेप देखो, एक तो है नहीं चौथे में, 3 है नहीं, तो 2 कॉमन है। तो ब्लैक का जो कोड होगा वो 2 होगा। सही है। अब मुद्दा उठता है काओ का कोड कितना है। तो काओ कहां आया है? काओ 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 काओ
काऊ तीसरे में, मतलब चौथे में और पांचवें में। इन दोनों में कौन कॉमन है? इनमें 7 कॉमन है, तो काऊ का कोड 7 हो जाएगा। अब इज पर आ जाओ, तो इज पहले में है, इज दूसरे में है, इज तीसरे में है। इन तीनों में कॉमन है 3 3 3, तो इज का कोड 3 होगा। और रनिंग का कितना होगा? रनिंग दूसरे में है, रनिंग तीसरे में है, तो दूसरे तीसरे में कौन कॉमन है? 5 कॉमन है, तो 5 होगा। तो 2 7 3 5 मुझे कहां दिख रहा है? बी ऑप्शन पर। ध्यान रखना गुड्डा, कोड और डिकोड हमेशा एक साथ चलते हैं। जिस लाइन में कोड आएगा उसी लाइन में डिकोड आएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि भैया ये 2 7 3 5 को 3 5 7 2 लिख देता तो क्या ये गलत होता? भैया जी क्या ये इसे 7 2 3 5 लिख देता तो क्या गलत होता? 7 5 2 3 लिख देता तो क्या गलत होता? बिल्कुल नहीं होता। ये कोड आगे पीछे हो सकते हैं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका ब्लैक पहले आया है तो 2 पहले ही आएगा। एग्जामिनर कई बार ऐसे ना बच्चे को गुमराह कर देता है, ऐसे 2 से शुरुआत ना करके इसे 7 लिख देता, इसे 2 लिख देता और एक ऑप्शन लास्ट में दे देता, इनमें से कोई नहीं। और बच्चा जल्दी जल्दी में क्या करता, देखता कि ब्लैक का कोड 2 है, 2 से कोई ऑप्शन शुरू नहीं है, फिर वो इनमें से कोई नहीं की तरफ चला जाता और जो क्वेश्चन उसे आता था वो क्वेश्चन उसका आते हुए गलत हो जाता। इस बात का ध्यान रखना है सभी साथियों को। तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। ये जैसे क्वेश्चन बनते हैं a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई, ये ब्लड रिलेशन में समीकरण वाले क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही ये डायरेक्शन में पूछ लिया है। कह रहा है P भाग Q, तो भाग कहां पर है? ये रहा। A भाग B का अर्थ है A B के पूर्व में है, तो P Q के पूर्व में होगा। ये Q है, Q का पूर्व इधर, ये P हो जाएगा। Q प्लस R, तो A प्लस B का अर्थ है A B के उत्तर में है, तो Q R के उत्तर में, Q उत्तर में ऊपर होगा तो R यहां पर आएगा। लास्ट स्टेप है R माइनस S, तो A माइनस B का अर्थ है A B के पश्चिम में है, तो R S के पश्चिम में होगा और यहां पर S आ जाएगा। सवाल पूछ रहा है S Q के सापेक्ष किस दिशा में है? S Q के सापेक्ष का मतलब है Q पर बैठकर ये देखो कि S की दिशा कौन सी है। Q पर बैठकर देखो S की दिशा कौन सी है, तो मैंने यहां पर बोला कि ये दक्षिण है, मैंने यहां बोला ये पूर्व है और S बीच में यहां पर है, अर्थात दक्षिण और पूर्व के बीच वाले डायरेक्शन को दक्षिण पूर्व बोल दिया जाएगा। आकाश यादव ए नहीं होगा गुड्डा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें मैंने आपको देखो दूरी निकालने की डायरेक्ट डिक्टो ट्रिक बता रखी है, आप याद करो। सबसे पहले उत्तर आता है, फिर पूर्व आता है, फिर दक्षिण आता है, फिर क्या, फिर पश्चिम आता है। आज तो मैक्सिमम लोग आप में से होंगे जो पहले 10 क्वेश्चनों में 10 से 10 स्कोर करके बैठे होंगे। कितने साथी हैं ऐसे बोलो ना कि हां भैया जी आज तो 10 में से 10 ठीक है हमारा, है ना। देखो ध्यान से, राम ने अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, तो मैंने दक्षिण में 10 लिख दिया। फिर दाएं मुड़कर 6, तो इसका दायां इधर हुआ, ये 6 हो गया। फिर दाएं मुड़कर 10, अब इसका दायां कुछ नहीं है तो दोबारा से आ जाओ, 10 हो गया। फिर बाएं मुड़कर 15, इसका बायां कुछ नहीं है तो यहां पर 15 लिख दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। डायरेक्ट घर पहुंचने के लिए कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी? क्या आप जानते हैं कि उत्तर और दक्षिण अपोजिट होते हैं और अपोजिट में जो वैल्यू बराबर होती है वो कट जाती है, जो बराबर नहीं वो घट जाती है। तो यहां पर 10 से 10 कट जाएगा। पूर्व के पास कुछ भी नहीं है तो पूर्व के पास कुछ नहीं तो केवल पश्चिम का 15 और 6 21 मान ही ले लिया जाएगा और करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ जल्दी से। सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व,
पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम आएगा। सवाल कहता है सतीश ए स्थान से चलना शुरू करता है 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो 2 मैंने पूर्व में लिख दिया। कह रहा है फिर चलकर बी स्थान तक पहुंचता है, दक्षिण की ओर घूमता है, 1 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण की वैल्यू 1 लिख दी। सी तक पहुंचता है, सी पर वह पूर्व की ओर घूमता है 2 किलोमीटर, तो पूर्व में 2 किलोमीटर लिख देंगे। फिर डी तक पहुंचता है और उत्तर की ओर घूमता है, ई तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर, तो उत्तर की वैल्यू 4 हो जाएगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? देखो ध्यान से, उत्तर की वैल्यू मैंने 4 लिखी है, दक्षिण की केवल 1 ही वैल्यू आई है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना कि क्या कुछ हुआ है। कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक है। देखो, उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है, तो मैंने बोला कि ज्यादा वैल्यू 4 है, तो 4 में से 1 घटा दो, 3 आ गया। 3 वैल्यू किसकी है? 3 वैल्यू उत्तर की वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसका मान ज्यादा है। पूर्व और पश्चिम की तुलना करूं तो पश्चिम के पास कुछ नहीं है, तो ये 2 और 2 4 पूर्व का बच जाएगा, 4 यहां पर पूर्व की वैल्यू बच जाएगी। मेरा आप लोगों से बस एक छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे बताओ कि 3 और 4 को क्या मैं 4 में से 3 घटा दूं? एक बार यस और नो में जवाब तो दे दो। क्या मैं 4 में से 3 को घटा दूं? याद करो, ये घटाने की और काटने की प्रक्रिया तो केवल हमेशा जब होती है जब अपोजिट डायरेक्शन होता है। यहां पर उत्तर का अपोजिट तो दक्षिण होता है, पूर्व का अपोजिट तो पश्चिम होता है। जितने भी मेरे प्यारे भाई नो 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 लिख रहे हैं, बहुत सुंदर लिख रहे हैं गुड्डा, इसका मतलब सुनते हो मेरी बातों को। तो यहां पर 3 और 4 में कौन सी प्रमेय लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा लगा दो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ट्रिपलेट याद होगी तो 3 4 का स्क्वायर करके पाइथागोरस 5 वैल्यू आएगी, याद होगा। ये 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, अंडर रूट में 16 9 25 बनेगा, 25 5 का वर्ग है 5 किलोमीटर। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, 5 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब इस बात को ध्यान से सुनना सभी प्यारे साथी। 13 से लेकर 15 तक अर्थात 3 क्वेश्चन आपको इसी संदर्भ में करने हैं। इस समीकरण को ध्यान से देख लीजिए। पहले समीकरण पर चलते हैं, ध्यान पूर्वक समझना। पहले समीकरण पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने यहां पर क्या बोला, एक बार नीचे कमेंट कर भाई, एक बार नीचे कमेंट कर, रोक ले अभी, यही रोक ले। प्रशांत सर आप मुझे 4 नंबर क्वेश्चन नहीं बता रहे, मैं चैनल को अनफॉलो कर रहा हूं। बहुत बढ़िया मेरे शेर, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी मैं ये कह दूंगा ना कि भाई कर दे, तो इसी का कट लगा के दुनिया वाले कहेंगे कि देखो कितने घमंडी हो गए। इस बात को बोलेंगे सब लोग, क्योंकि पूरी बात की सच्चाई कोई नहीं जानता है, पूरी बात की सच्चाई कोई नहीं जानता है। अभी मैं कह दूंगा भाई कर दे, तो डायरेक्ट ये कट करेगी दुनिया और कह देगी देखो संदीप सर घमंडी हो गए, आरडब्ल्यूए वाले घमंडी हो गए कि इतने बच्चे हैं, तो तुरंत कह देते हैं भाई कर दे। लेकिन अपनी मूर्खता को नहीं देख रहा, मैं इसे छोटे भाई की तरह पढ़ा रहा हूं, एक भाई की तरह। घड़ी उतार दे मुझे, जल्दी से घड़ी उतार के दे मुझे। और मैं बार बार फिर से कह रहा हूं, एक क्वेश्चन के चक्कर में कमेंट करे जा रहा है कि भैया वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, फिर धमकी दे रहा है। मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, तेरे भविष्य के लिए ही कर रहा हूं मैं तेरे भविष्य के लिए कर रहा हूं। मुझे तेरी तनख्वाह में से 1 भी रुपया ना चाहिए। मैं बस इतना ही तो कह रहा हूं इस भाई से कि भाई बाकी, अब देखो 4 क्वेश्चन पे जिद कर रहा है, जबकि मैं कहां पहुंच गया, उसे 4, वो बाकी क्वेश्चन को ध्यान से देख ही नहीं रहा। ले मेरे दोस्त, ले मेरे भाई, ले एक बार और क्वेश्चन को समझा देता हूं। देखो कह रहा है महेश घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला। यानी महेश, मैंने कहा किसी समय पर, मैंने कहा वो किसी समय पर जेड समय पर घर से निकलता था। एक्स तो दुनिया मान लेती है, लेकिन मैं तुझे एक्स नहीं दूंगा। क्या पता चौथे क्वेश्चन की जगह तुझे एक्स का दर्द हो जाए दोस्त, एक्स का दर्द जो बेहद दर्द होगा, बे इंतहा। तो मैं एक्स का दर्द तो नहीं दूंगा, मैंने कहा मैंने जेड दे दिया। देखो कह रहा है कोई जेड समय था तब वो निकलता है, कह रहा है आज 15 मिनट पहले निकला है। जेड समय पर घर से निकलता था, पर आज 15 मिनट पहले ही निकल गया।
आज 15 मिनट पहले ही निकल गया। फिर कह रहा है घर से निकलने के बाद बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि वो इस समय पर घर से निकला है। कह रहा है 8:40 पर बस स्टॉप पहुंचा। जो व्यक्ति 8:40 पर बस स्टॉप पहुंचा है, जो व्यक्ति 8:40 पर 8:40 बजाओ, इसमें मैं बजाऊंगा, इसमें 8:40 देखो 8:40 ये हो गई। जो व्यक्ति 8:40 पर 8:40 नहीं, अभी ये 7:40 हुई है, ये रही, ये 8:40। मैंने कहा जो व्यक्ति 8:40 पर घर से निकला है, अगर उसे 10 मिनट रास्ते में लगी होंगी तो वो 8:40 के 10 मिनट पहले निकला होगा, यानी वो व्यक्ति 8:30 बजे निकला होगा। 8:30 बजे तो 10 मिनट पहले निकला होगा, अर्थात वो आज 8:30 बजे निकला होगा। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है? तो अब ध्यान से देखना, आज वो 8:30 बजे निकला है, तो इसका मतलब क्या है? आज वो कह रहा है कि आज वो 8:30 बजे यहां पे निकला है। वो कह रहा है कि आज मैं बाकी दिन से 15 मिनट पहले निकला हूं, यानी आज 15 मिनट पहले निकला है। मुझे एक बात बताओ, देखो ध्यान से, एक व्यक्ति जा रहा है, मैं उससे कह रहा हूं अरे आज बड़ी जल्दी जा रहा है, कि भैया 15 मिनट पहले ही तो जा रहा हूं बस, तो इसका मतलब बाकी दिन 15 मिनट बाद जाता था, है ना? 15 मिनट बाद जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी दिन 8:45 पर जाता था, आज 15 मिनट पहले गया है तो 8:30 पर गया है। तो यह बात बस नॉर्मल ही सी बात थी कि जो व्यक्ति आज 8:30 पर गया है वो कह रहा है कि आज मैं 15 मिनट जल्दी हूं। ये प्रशांत कहां? प्रशांत को ढूंढो जल्दी क्लास में। तो 8:30 15, ये 8:45 पर कोई व्यक्ति कह रहा है आज मैं 8:30 बजे जाया हूं। ध्यान से देखना, मैं किसी बाहर के आदमी को बुलाता हूं बिल्कुल इसका फैसला करने के लिए। हाँ भाई, 1 मिनट जल्दी आया को। शुभम यहां को आ, मुझे एक बात बताओ, इधर आओ, एक बात बताओ, ध्यान से देखो। आज तुमने, मान के चलो मैं ये कह रहा हूं कि तुमने आज 8:15 बजे, तुमने आज 8:30 बजे खाना खा लिया। कितने बजे? 8:30 बजे। आज इन्होंने 8:30 बजे खाना खाया। आज इन्होंने खाना 15 मिनट पहले ही खा लिया। ये बाकी दिन भी खाना खाते थे, पर आज इन्होंने 8:30 बजे खाना खाया है। बाकी दिन की अपेक्षा 15 मिनट पहले ही खा लिया। आज तुमने 8:30 बजे खाना खाया, लेकिन आज तुमने बाकी दिन से 15 मिनट पहले ही खा लिया, तो बाकी दिन कितने बजे खाते थे? 8:45। 8:45 में यार, ये आदमी भी जाने इन बात तुमने, हालांकि हल्के मोतली इस आदमी को, ये व्यक्ति भी 8:30 बजे आज तुमने रोटी खाई, बाकी दिन की अपेक्षा आज 15 मिनट पहले ही खा ली, तो 8:30 से 8:45 तो हुआ। कहां है प्रशांत? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन था नॉर्मली, इस क्वेश्चन पे भाई ने धड़ाधड़ कमेंट करी है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां है मेरा? ये रहा। तो इसका मान समझो और इसे देखो। ये सवाल यहां पर क्या कहता है? L भाग M। तो L भाग M, भाग का मतलब कहां है? A भाग B का अर्थ है A B की पुत्री है, तो L M की पुत्री होगी। M की पुत्री का नाम L होगा और L पुत्री है तो माइनस। कह रहा है आगे M गुणा O, तो यहां पर कहेगा A गुणा B का अर्थ है A B का पिता है, तो M O का पिता होगा, M प्लस हो गया, O का पिता है, O को यहां लिख दो। O माइनस P, मैंने कहा A माइनस B का अर्थ है A B का पुत्र है, तो O P का पुत्र है, O पुत्र है तो प्लस P का पुत्र है, तो M और P पति पत्नी हो जाएंगे, मम्मी का पापा का दोनों का बेटा हो जाएगा। P भाग Q, A भाग B A B की पुत्री है, तो P Q की पुत्री है, Q को यहां लिख दो, P Q की पुत्री है। कह रहा है L किस प्रकार Q से संबंधित है? L किस प्रकार Q से संबंधित है? ये जो L है ये कौन होगी? Q की। तो Q की बेटी कौन है? P, और P की बेटी कौन है? L, और बेटी की बेटी को नातिन या पोती कह दिया जाएगा। लो भाई सब घड़ी, नातिन या पोती कह दिया जाएगा। ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त और बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है? यहां पर इसने क्वेश्चन मार्क दिया है। मुझे कमेंट करके बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन का चिन्ह रख दूं, कौन से ऑप्शन का चिन्ह रख दूं ताकि यह समीकरण सेट हो जाए कि क्यू टी का भतीजा या भांजा है।
क्यू टी का भतीजा या भांजा है, कौन से समीकरण से इसे सेट कर दिया जाएगा? सभी भाई बहन एक बार जल्दी से बता देंगे, जल्दी से बताएंगे। देखो ध्यान से, सवाल कह रहा है मैं अगर पहले चिन्ह माइनस को यहां रख लूं तो ये क्या बनेगा? क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर। तो देखो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो क्यू माइनस आर का मतलब होगा क्यू आर का पुत्र है। क्यू पुत्र है तो प्लस आर का पुत्र है, आर का पुत्र है, आर भाग एस, तो ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो आर एस की पुत्री होगी, आर एस की पुत्री होगी। और एस गुणा टी, तो गुणा का मतलब है ए गुणा बी, ए बी का पिता है, तो एस टी का पिता होगा, एस पिता है तो प्लस टी का पिता, टी को यहां रख दूंगा। सवाल कह रहा है क्या इसके अनुसार बताओ कि क्यू टी का भतीजा या भांजा है? क्यू टी का, तो टी के बहन का बेटा है, और बहन का बेटा भांजा ही तो होता है। तो करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों मेरा हो गया ऑप्शन नंबर ए, यही राइट आंसर है। सभी प्यारे साथियों का गजब आंसर आया होगा। नेक्स्ट अगला सवाल, इस क्वेश्चन को आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि ए माइनस बी, ए माइनस बी, माइनस का मतलब क्या था भाई? ए माइनस बी का अर्थ था ए बी का पुत्र है, तो यहां पर आ जाएगा ए बी का पुत्र है। ए पुत्र है तो प्लस, बी का पुत्र है तो बी ये आ गया। कह रहा है बी गुणा सी, गुणा कहां है? ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो ये आएगा बी सी का पिता है। बी पिता है तो प्लस सी का पिता है, और सी प्लस डी, सी प्लस डी, ए प्लस बी, ए बी की पत्नी है तो सी डी की पत्नी होगी, सी पत्नी होगी तो माइनस डी की पत्नी होगी, तो डी इसका पति हो जाएगा। और डी माइनस ई, डी माइनस ई, ए माइनस बी, ए बी का पुत्र है तो डी यहां पर ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है तो ई ये हो गया। सवाल क्या कहता है? सवाल यहां पर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य है? पहला कह रहा है सी ए का भाई है, सी भाई कहां है? सी का तो जेंडर माइनस का, ये तो बहन है, गलत हो गया। डी ए का पिता है, सर डी ए का पिता कहां है? ये तो बराबर पीढ़ी में है। ई बी का भाई है, तो देखो ई का तो जेंडर ही डिसाइड नहीं है। सी ई की पुत्रवधू है, सी ई के बेटा डी की पत्नी है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन जिसका है बिल्कुल राइट जवाब है। एक बार मेरे सभी प्यारे गुड्डा एक बार थम्स अप करो जल्दी से कि कभी भी समीकरण वाले ब्लड रिलेशन को गलत नहीं करोगे। समीकरण वाला ब्लड रिलेशन जरूरत से ज्यादा आप लोगों को मैंने सिखा दिया है, जरूरत से ज्यादा मैंने आप लोगों को सिखाया है, मतलब गलत होना ही नहीं चाहिए। इशारे पर आधारित क्वेश्चन, नाम पर आधारित, समीकरण पर आधारित, इन 10 क्लासेस में मैंने क्वेश्चन को ऐसे मैनेज किया है कि किसी भी टॉपिक की किसी भी टाइप को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हर एक को कवर कर लेंगे। सही है, हर एक को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। यहां 16 से 18 आपको 3 क्वेश्चन इस जानकारी से बनाने हैं। इस जानकारी से बड़ी जानकारी एग्जामिनर पूछ नहीं सकता। ये जिसने बना ली, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं, वो कभी मात नहीं खाएगा ऐसे किसी भी क्वेश्चन में। कह रहा है जे टी की बहन है, अगले स्लेट पे बना लेता हूं, जे टी की बहन है तो जे माइनस हो गई, टी की बहन है तो टी इसके बराबर में आ गया। कह रहे टी का विवाह डी के साथ हुआ है, तो टी का विवाह डी के साथ कर दो, एक पति है एक पत्नी है। डी आर का पिता है तो डी प्लस हो गया, आर का पिता है तो आर ये हो गया, डी प्लस है तो टी माइनस अर्थात इसकी पत्नी हो गई। कह रहा है कि एम एच का पुत्र है। देखो एम और एच में से अभी कोई आया नहीं है तो इसे स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्वेश्चन यहां पर कहता है कि टी एच की सास है। ये जो टी है एच की सास है, इसका मतलब क्या है कि टी के बालक आर की शादी एच से हुई है, तभी तो टी एच की सास होगी।
अब कह रहा है डी के केवल एक पुत्र है तथा कोई पुत्री नहीं है। तो डी के एक पुत्र आर ही तो हो गया, डी का पुत्र और टी का पुत्र एक ही है क्योंकि डी और टी पति पत्नी है, और आर प्लस है तो एच माइनस होगा। कह रहा है जे का विवाह बी के साथ हुआ है, तो यहां पर जे की शादी बी के साथ कर देंगे, जे माइनस है तो बी को प्लस कर देंगे। एल बी की पुत्री है तो बी से एक पीढ़ी नीचे एल आएगी और पुत्री है तो माइनस हो जाएगी। एक स्टेप बचा था कि एम एच का पुत्र है, तो एम एच का पुत्र यहां पर बन जाएगा। एक बार मुझे जरूर बता दो कि क्या आपने बिल्कुल सेम टू सेम बनाया था, बताओ ना। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, मैंने यहां से क्या बोला देखो ना, मैंने कहा कि L किस प्रकार T से संबंधित है। तो ये जो L है T से कैसे संबंध है, तो T की बहन का बेटा है, T की बहन की बेटी है, और बहन की बेटी भतीजी या भांजी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड कहता है M किस प्रकार D से संबंधित है। ये जो M है ये D से किस प्रकार संबंधित है, तो D का बेटा R और R का बेटा M बेटा का बेटा है, बेटा का बेटा को पोता या नाती कह दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है J किस प्रकार R से संबंधित है, J किस प्रकार R से, ये J है ये R से, तो R की माता T और T की बहन J, माता की बहन को हम कहेंगे मौसी, तो चाची मामी मौसी बुआ आंट मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या सभी प्यारे साथियों को बातें समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बात को परफेक्ट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, ध्यान पूर्वक समझेंगे कौन सा सही हो सकता है। सवाल कहता है कि माइनस भाग के लिए, भाग गुणा के लिए, प्लस घटाने के लिए, गुणा योग के लिए, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। मैंने आपको उस दिन इसका एक तरीका बताया था गुड्डा, कि अपने ऑप्शन की वैल्यू को रखना देख लो कि पहले कौन फिर कौन फिर कौन फिर कौन, है ना। मतलब ऐसे ना आप हर एक को सीक्वेंस वाइज ऑप्शन से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप ये देखो कि भाग का रिप्रेजेंटेशन कहां पर है, तो मैंने यहां पर देखा, मैंने देखा कि माइनस भाग के लिए है, तो मैंने माइनस का अर्थ भाग पहले ऑप्शन बनाए, तो भाग आएगा माइनस का अर्थ, अर्थात यहां 8 और 7 के बीच में, जबकि 8 7 से विभाजित नहीं है, 7 8 से विभाजित नहीं, तो इसके सही होने के चांस ना के बराबर हैं। मैंने यहां पर देखा 20 और 5 के बीच में माइनस का मतलब भाग हो गया, तो 20 5 से 4 बार कट जाता है, ये हो सकता है, इसको पहले चेक करूंगा। यहां पर माइनस, यहां देखो माइनस का भाग तो 5 और 6 के बीच में, 5 6 से नहीं कटता, 6 5 से नहीं कटता। मैंने ये नहीं कहा ये गलत है, क्योंकि हो सकता है बराबर वाली वैल्यू गुणा करके बटे में क्रॉस कट जाए, लेकिन इसके चांस बहुत कम है। और यहां पर भी माइनस का मतलब 7, भाग तो 4 और 7 के बीच में, इसकी भी वैल्यू कम है, तो बी ऑप्शन को चेक कर लो। मैं फिर से कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बी सही है, चेक आपको करना पड़ेगा। सही है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन अब मैंने प्राथमिकता देख ली कि मुझे पहले कौन सा ऑप्शन पकड़ना है। समझ में आ रही है? देखो, तो 20 यहां पर वैल्यू आई, उसके बाद माइनस, माइनस का भाग के लिए वैल्यू थी, तो भाग कितना हो गया 5, फिर भाग आ रहा है, तो भाग गुणा के लिए तो गुणा लगा दिया, फिर यहां पर 4 आ रहा है, फिर प्लस आ गया, प्लस घटाने के लिए तो माइनस का 6 हो गया, फिर गुणा आ गया, गुणा योग के लिए तो ये प्लस का 5 हो गया, खत्म कहानी। 20 में 5 से भाग 4 बार, गुणा का 4, माइनस का 6, प्लस का 5, ये 4 चौक 16 हो गया, माइनस 6 प्लस का 5, तो 16 प्लस है 5 प्लस है 21 हो गया, 6 माइनस करना है, 21 में से 6 गई तो 15। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बता दो इसका आंसर क्या है। यहां पर मेरे प्यारे साथी कुछ अलग मामला बोला है, बोल रहा है कि इस समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाएगा, किन दो संख्याओं को आपस में बदल दूं ताकि यह समीकरण एकदम सही हो जाए। सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से जवाब देंगे, सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से जवाब देंगे, कौन कौन को बदल दूं
ताकि यह समीकरण एकदम सही संतुलित हो जाए। मेरे सभी प्यारे साथी जवाब देंगे जल्दी से। देखो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे एक बार। सभी प्यारे साथी ध्यान पूर्वक समझेंगे सवाल कहना क्या चाहता है। सवाल कहना क्या चाहता है ध्यान से समझना। मैंने यहां पर क्या बोला बताओ भाई जल्दी से, कौन कौन को बदल दूं ताकि समीकरण सही हो जाए। बी ऑप्शन सबसे ज्यादा, बी ऑप्शन सबसे ज्यादा अर्थात 7 और 4। तो 7 के स्थान पर 4 ले लो और 4 के स्थान पर 7 ले लो। अब बनाओ, ये आएगा 9 प्लस का 4 गुणा 5 माइनस 18 में 2 से भाग 9 बार बराबर, ये आएगा 3 गुणा 7 माइनस 10 प्लस 45 में 5 से भाग 9 बार। तो ये आएगा 9 प्लस 4 पंजे 20 माइनस का 9 बराबर 3 सत्ते 21 माइनस का 10 प्लस का 9। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बनेगा 20 और 9 29 में से 9 गए तो 20 आ गया, और ये 21 और 9 30 में से 10 गए तो ये भी 20 आ गया। 20 बराबर 20 हो गया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 15वें क्वेश्चन में जो ई ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं एक दो मेरे भाई, देखो ई ऑप्शन इस वजह से गलत है गुड्डा, क्योंकि ई कह रहा है ई सी का ससुर है, जबकि ई का जेंडर ही डिसाइड नहीं है। बात समझ में आ गई? ई का जेंडर डिसाइड नहीं है, और जब जेंडर डिसाइड नहीं है तो मैं कैसे कह दूंगा कि ससुर है, इसलिए मैंने गलत किया। ठीक है, चलो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये ध्यान में रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है पी ग्रेटर एस अभिव्यक्ति निश्चित रूप से गलत है। कौन से ऑप्शन में पी ग्रेटर एस? देखो ये क्वेश्चन आप लोगों का है किसका? ये क्वेश्चन है आप लोगों का इनइक्वलिटी का। इनइक्वलिटी को बहुत बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग देखोगे तो आप लोग खुद से देख लो, कमाल कर रखा है इसमें। तो मैंने कहा P ग्रेटर S, तो क्या ये सही है? P से S तक ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर, ये बिल्कुल सही है पहला। तो यहां P से S देखो ना, यहां ग्रेटर मिला, फिर भाई सीधे ही तो जा रहे हैं P से S में, तो सारे चिन्ह ऐसे आ गए, फिर ग्रेटर इक्वल आया, फिर इक्वल आया, और इनमें दादाजी सीनियर है, दादाजी की चल रही, पर वो कह रहा है कौन गलत है। तो पहला तो सही है। दूसरे में P से S में सारे चिन्ह उल्टे होंगे क्योंकि उल्टा चल रहा है। जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई, यहां जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई। इनमें भी ए फैमिली के दादाजी सीनियर, ए फैमिली के दादाजी। यहां पर P से S तक जाओगे तो यहां पर ये आएगा ग्रेटर और ये आएगा ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर ज्यादा सीनियर है, उसी की चल रही, ये भी सही है। यहां P से S में उल्टे चलोगे, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई, जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो गई, बस खत्म कहानी, यही बिल्कुल सही है। ये नहीं बन सकता क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दोनों फैमिली के साइन आने पर कंडीशन एकदम ब्लॉक हो जाती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाहता है। सवाल कहता है गिरधारी लाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा, तो गिरधारी लाल एक खुद हो गए, एक उनकी पत्नी हो गई राधा, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां। ध्यान से सुनना, तो 3 पुत्र हो गए, 2 पुत्रियां हो गई। एक पुत्र अभी अविवाहित है और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है। एक पुत्र अविवाहित है, दूसरी का एक पुत्र है, तो वो भी प्लस हो गया, सही है। अब मेरे प्यारे दोस्त जो 3 पुत्र हैं उनकी पत्नियां भी होंगी, चलो बाद में देखेंगे। साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, तो 2 और 2 4 बच्चे हो गए, बहुत बढ़िया। और तीसरे के 3 बच्चे हैं, तो यहां पर प्लस का 3 हो गया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आगे क्या कह रहा है, एक वृद्ध चाची, तो प्लस का 1 हो गया, तथा एक दामाद भी उनके साथ रहते हैं, तो ये प्लस हो गया। गिरधारी लाल के परिवार में कितने सदस्य हैं? 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8 4 12 3 15 16 17 और 3 और कौन आएगा लास्ट में? 3 पता है कौन आएगा? ये जो बोला है, देखो 3 पुत्र और 2 पुत्रियां, एक पुत्र भी अविवाहित है। और यहां पर देखो, यहां पर ये क्या कह रहा है, जो 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र के अलावा एक तो अविवाहित है, लेकिन जो 3 पुत्र हैं विवाहित, जिनमें से आप लोग ये भी देख सकते हैं कि 2 पुत्रों में से 2 बच्चे हैं और तीसरे के 3 हैं, है ना।
तो इसका मतलब उनकी 3 पत्नियां भी तो होंगी, तो यहां पर 3 उनकी पत्नियां हो गई, टोटल 20 संख्या हो गई। टोटल कितनी संख्या? 20 संख्या। ऐसे क्वेश्चन बहुत कई बार पूछ लिया जाता है यूपी पुलिस में, केवल कैलकुलेशन वाला, लेकिन माइंड में कई बार बच्चे के में आता नहीं है कि यार उनकी पत्नियां भी तो होंगी। तो 20 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ सभी प्यारे साथी और बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। एक क्लास में शैलेश ऊपर से 7वां है, ऊपर से 7वां है, तो मैंने कहा ये ऊपर से यहां पर 7वें स्थान पर शैलेश आ गया, ये ऊपर से 7वें स्थान पर कौन आ गया? शैलेश आ गया। अनुपम नीचे से 18वां है, तो यहां नीचे से अनुपम हो जाएगा, और अनुपम का जो क्रम है गुड्डा वो 18वां क्रम हो जाएगा। अनुपम का क्रम कौन सा होगा? 18वां। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है और शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, देखो ध्यान से, अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर कौन आया है? सुरेश। तो इसका मतलब सुरेश यहां पर बीच में आ गया, सुरेश यहां पर बीच में आ गया। सवाल कहता है सुरेश अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, तो नीचे से अनुपम 18 था, तो ये 2 श्रेणी ऊपर है, तो 18 और 2 20 पर हो गया। और शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, शैलेश ऊपर से 7 था, तो अब ऊपर से 7 था, तो नीचे से 7 और 15 22 हो जाएगा, 7 और 15 22। तो यानी कि सुरेश का स्थान ऊपर से 22 हो गया, नीचे से 20 हो गया। कह रहा है कि टोटल कितने हैं? जब एक व्यक्ति का स्थान आपको दोनों साइड से पता होता है और टोटल पूछता है, तो दोनों को जोड़कर माइनस का 1 कर दिया जाता है। 22 प्लस 20 माइनस का 1 करोगे, 20 और 22 42, 1 घटा दोगे तो 41 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट जवाब है। सही है, सी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। नेक्स्ट अगला सवाल, 24 से 27 तक करना आपको इस सिटिंग अरेंजमेंट के आधार पर। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। ए बी सी डी ई एफ जी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। कितने व्यक्ति हैं टोटल? कमेंट करके बताओ। 7। तो मैंने कहा 2 4 6 और 1 7, ये केंद्र हो गया। ऐसे ये व्यक्ति देखेंगे, ये इसका राइट है। पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 ये राइट हो गए इनके। सही है। सबसे पहला स्टेप, ई पड़ोसी है, ई पड़ोसी है, ई पड़ोसी है ए एवं डी का। हमेशा एक बात ध्यान रखना, कौन किसका पड़ोसी है, कौन किसके दाएं है, मतलब कौन किसका पड़ोसी है, कौन किसके सामने है, कौन किसके बीच में है, यहां से क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन हमेशा दाएं बाएं से ही करना है। सवाल यहां पर कहता है कि एफ एकदम दाएं ए के है, तो इसका मतलब ए को यहां बिठाओ। छोटी छोटी बात पे काम किया करो। क्या बोला है देखो, सवाल ने यहां पर बोला है कि एफ एकदम दाएं ए के है, तो अगर ये ए है तो ए के एकदम दाएं यहां पर एफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे कह रहा है यहां पर कि ई पड़ोसी है ए एवं डी का, तो ई को यहां पर लिखेंगे, ए ये है और डी ये है, तो ई ए और डी का पड़ोसी हो गया। कह रहा है जी बीच में नहीं है एफ और सी के, तो एफ और सी के बीच में जी नहीं है तो कोई और होगा, पर जी यहां नहीं होगा तो जी यहां होगा और बी आ जाएगा यहां पर। ये टोटली डायग्राम हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन को बिल्कुल चेक कर लेते हैं, हो सकता है कोई दिक्कत हुई हो। 22वें क्वेश्चन में गुड्डा क्या दिक्कत है? 22वें क्वेश्चन में बताओ क्या दिक्कत है? 22वें क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो, गिरधारी लाल के परिवार में, देखो एक तो स्वयं गिरधारी लाल जी हो गए। कह रहा है गिरधारी लाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा, तो उनकी पत्नी राधा हो गई। आगे बोला कि 3 पुत्र हैं, तो ये 3 पुत्र हो गए, प्लस 2 पुत्रियां हैं, तो ये 2 पुत्रियां हो गई। एक पुत्र भी अविवाहित है, तो ये अविवाहित वाला पुत्र हो गया। सही है, ये अलग है 3 से। 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं वो अलग है, लेकिन जो एक अविवाहित है वो अलग है। सही है।
और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है, तो जो दूसरी पुत्री थी उसका एक पुत्र ये हो गया। आगे क्या कह रहा है, साथ ही दो पुत्रों में से प्रत्येक के दो बच्चे हैं, तो दो पुत्रों में प्रत्येक के दो बच्चे, यानी कि प्रत्येक के दो, तो दो और दो चार हो गए, चार ये लिख दिया। और तीसरे के तीन बच्चे, तो तीसरे के ये तीन बच्चे हो गए, और जिसके तीन बच्चे हैं उसके तीन पत्नी भी होंगी, मतलब उसके तीन नहीं, मतलब टोटल तीनों पुत्रों के, जैसे प्रत्येक के दो दो बच्चे थे और एक के तीन बच्चे थे, जो प्रत्येक के दो दो थे उनके भी दो के दो पत्नी हो गई, और जिसके तीन है उसके भी एक पत्नी होगी, तो दो और एक तीन पत्नी हो गई। कह रहा है वृद्ध चाची है एक, तो ये प्लस हो गई, दामाद भी उनके साथ रहते हैं, तो एक ये प्लस हो गया। ये सब हमको जोड़ देना है, एक और एक दो और तीन पांच और दो सात और एक आठ और एक नौ, दो क्या नौ चार 13, तीन 16, कितना हुआ, एक और एक दो और तीन पांच और दो सात और एक आठ और एक नौ, चार 13, तीन 16, 16 और एक क्या फालतू जोड़ दिया हमने फिर। गिरधारी लाल के परवान गिरधारी लाल हो गए, उनकी पत्नी राधा हो गई, तीन पुत्र हो गए, दो पुत्रियां हो गई, एक पुत्र भी अविवाहित है, ठीक है, दूसरी पुत्री का एक पुत्र है, बहुत बढ़िया, साथ ही दो पुत्रों में से प्रत्येक के दो बच्चे, तो चार हो गए, तीसरे के तीन बच्चे, तो तीन बच्चे हो गए, एक वृद्धा चाची है, तो वृद्धा चाची हो गई, दामाद भी उनके साथ रहते हैं, और क्या कह रहा है, तीन और क्या बोला, दामाद भी उनके साथ रहते हैं। पिछली बार टोटल कितना बना था, पिछली बार कितना बना था, टोटल 20 बना था ना, 21 ऑप्शन में भी तो नहीं है। गिरधारी लाल के परिवार में उसकी पत्नी गिरधारी लाल के परिवार, देखो गिरधारी लाल हो गए और उसकी पत्नी राधा हो गई, तीन पुत्र हो गए, दो पुत्रियां हो गई, एक पुत्री अभी अविवाहित है, ठीक है, ये एक मिनट एक, हाँ ठीक है, ये एक पुत्री यहां पे थोड़ी ना आएगी, अविवाहित है ये, तो इसलिए कह रहा है उसका बच्चा नहीं है, तो यहां से इस वाली को अविवाहित पुत्री को इसे हटाओ, देखो इसे अविवाहित पुत्री को हटाओ, फिर से सुनो, गिरधारी लाल के परिवार में खुद गिरधारी लाल जी हो गए, उनकी पत्नी राधा, तो एक ये हो गई, कह रहा है तीन पुत्र हैं, तो ये तीन पुत्र हो गए, दो पुत्रियां हैं, तो ये दो पुत्रियां हो गई। अब कह रहा है कि दो पुत्रियां, एक पुत्रियां भी अविवाहित है, तो ये जो एक पुत्री अविवाहित है ये अलग नहीं है, ये उन दो पुत्रियों में से ही एक पुत्री है जो अविवाहित है, सही है, ये उनमें से ही एक है, तो उसे अलग से काउंट नहीं करेंगे। दूसरी पुत्री का एक पुत्र है, दूसरी का एक पुत्र है, एक प्लस ये ले लिया, साथ ही दो पुत्रों में से प्रत्येक के दो बच्चे, तो दो और दो चार बच्चे हो गए, और तीसरे के तीन बच्चे, तो तीन ये हो गए। अब तीन पुत्रों के बच्चे हैं, तो तीनों की तीन पत्नी भी होंगी, और वृद्धा चाची हैं, और दामाद भी उनके साथ रहते हैं, तो एक और एक दो और तीन पांच और दो सात और एक 8, 4 12, तीन 15, तीन 18, 19, 20, 20 ही करेक्ट आंसर रहेगा। 30 लोग आ गए भैया मेरे, तो 30 नहीं आएंगे, 20 ही रहेंगे, 20 परफेक्ट है एकदम, 20 बिल्कुल राइट है, ना एक भी 20 से कम, ना एक भी 20 से ज्यादा। वो जो हमने पिछली बार 21 आ गया था, वो एक एक्स्ट्रा ये वाली बच्ची जोड़ ली गई, दूसरी कहां गई, एक पुत्री अभी अविवाहित है, तो ये एक पुत्री इन दोनों पुत्रियों में से एक अविवाहित है और एक का विवाह हो चुका है, इस तरीके से था, जिसका दामाद भी साथ रहते हैं, दामाद भी तो बोला गया, दामाद साथ रहते हैं, तो गुड्डा 20 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम बन चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ जोड़ा नहीं है। पहला कह रहा है बीए, क्या बीए एक साथ बैठा है, नहीं, बीए तो बिल्कुल अलग है, तो बीए एक साथ बैठा हुआ जोड़ा नहीं है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, तो बीए एक साथ बैठा हुआ जोड़ा नहीं है। दूसरा, बी के पड़ोसी कौन है, बी के पड़ोसी बता दो जल्दी से, तो बी के पड़ोसी हैं एफ और सी, बी के पड़ोसी हैं एफ एवं सी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बी के पड़ोसी हैं एफ एवं सी। नेक्स्ट कह रहा है एफ की स्थिति क्या है, तो एफ की स्थिति पहला कह रहा है ए के एकदम बाएं, क्या ए के एकदम बाएं एफ है, सर ए के तो दाएं है, तो ये तो नहीं हो सकता। बी के एकदम दाएं, क्या बी के एकदम दाएं है, तो बी के तो बाएं है, ये भी नहीं हो सकता। सी के दाएं दूसरी, सी के दाएं दूसरी, सी के दाएं नहीं है, ये तो सी के बाएं दूसरी है। आगे डी के बाएं तीसरी, डी के बाएं तीसरी, तो डी के बाएं 1 2 3, ये तो बी है, ये तो बी है, तो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन राइट आंसर है। सभी प्यारे साथी बताओ भाई, बात समझ में आई? तो ई ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जो अगला सवाल है वो क्या है देखेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन से व्यक्ति दिए गए क्रम में बाएं से दाएं एक दूसरे के बगल में बैठे हैं? बाएं से दाएं, सी डी जी, क्या सी डी जी बाएं से दाएं एक दूसरे के पास बैठे हैं? सी डी जी, तो यहां सी है, यहां डी है, यहां जी है, तो एक सीक्वेंस ही नहीं है। वैसे भी सी के दाएं बैठे हैं, ये तो पहला तो सही नहीं होगा। दूसरा कह रहा है ईडीजी, ईडीजी चेक करो, ईडीजी। सर ईडीजी ये बाएं बैठे हैं, और क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा था? क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा था? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, कहां गया क्वेश्चन? था ये, बाएं से दाएं एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। तो एक तो आ गया ईडीजी, क्या ईडीजी है बाएं से दाएं? तो यहां पर बाएं से दाएं ईडीजी। और तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है बीजीसी, तो बीजीसी, बीजीसी, तो बी यहां है, जी यहां, सी यहां, ये भी नहीं हो सकता। चौथा कह रहा है कि एफबीसी, एफबीसी, तो एफबीसी, यहां पर ये आ रहा है एफ से बी और बी से सी। तो बताओ भाई जल्दी से, बाएं से दाएं बोला है, तो बाएं से दाएं की तरफ चलना है, बाएं से दाएं की तरफ चलना है, तो दाएं बैठने चाहिए। ध्यान रखना, ये जितने भी लोग बी ऑप्शन को ठीक कर रहे हैं, मेरी बात कान खोल के सुनो, बाएं से दाएं की ओर बढ़ने चाहिए, दाएं की ओर। देख लो क्वेश्चन कह रहा है बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं यानी कि दाएं की ओर बढ़ने चाहिए, दाएं की ओर। और ये जो ईडीजी है, ये ईडीजी दाएं की ओर नहीं बढ़ रहा, ईडीजी तो बाएं की ओर बढ़ रहा है। ई का बायां डी, डी का बायां जी, ये बाएं की ओर बढ़ रहा है। वो कह रहा है बाएं से दाएं की ओर बढ़ने चाहिए, दाएं की ओर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर एफ बी सी। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, बात समझ में आई? सारी चीजें ना एक प्रॉपर तरीके से लगाई गई हैं। क्वेश्चनों में एक छोटी छोटी सी लैंग्वेज का मैंने ध्यान रखा है कि अगर कल को पेपर में कुछ भी 19-20 होता है, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आता है, तो आप परेशान ना हो। आपको हर एक चीज की कहीं ना कहीं चीजें व्यवस्थित तरीके से हो पाए। दोस्त मैं आपको एक बात सच सच बताऊं, मतलब आप ऐसे समझो कि इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ाना केवल 2 घंटे का काम होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे इंटरेस्ट भी आता है, आप लोग सामने होते हैं, प्यार भी मिलता है आपका, लेकिन इसे बनाने के लिए कम से कम 4 घंटे का समय लगाया जाता है। 4 घंटे का समय, एक एक चीज का ध्यान रख के कि कौन सी वो छोटी से छोटी चीज हो सकती है जिसमें मेरा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन आप में से इस बात को समझो कि 2-4 बच्चे ऐसे हैं, केवल 2-4, ज्यादा नहीं, जो सच में पढ़ना नहीं चाहते। केवल ये यूट्यूब एक खुला हुआ मंच है, कोई कुछ भी कमेंट कर सकता है, कोई कुछ भी लिख सकता है। तो वो मैं फिर भी एक बात कह रहा हूं, तुमको आज शायद समझ में नहीं आ रहा कि सिलेक्शन क्या चीज है और नौकरी क्या मायने जीवन में रखती है, लेकिन एक दिन आ जाएगा दोस्त। पढ़ लो बढ़िया तरीके से, ज्यादा बढ़िया रहोगे। 27वें क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन कितने लोगों का है बताओ जल्दी? 27वें का आंसर डी कितने लोगों का है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पर मैं किसी को कभी टाइम आउट ब्लॉग ऐसे करता नहीं हूं, मैंने कि चलो यार कोई बात नहीं है, पर मुझे अब लगता है शुरुआत करनी पड़ेगी। अपना भी जो एक नियम है उसे तोड़ना पड़ेगा। कोई भी फालतू कमेंट करे अब टाइम आउट कर देना, जो पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, अलग हो, उसे बिल्कुल हटा दो। सवाल कह रहे सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी पूछ रहा है, तो इसका मतलब यह कह रहा है ए बी से छोटी है। अगर ए बी से छोटी है तो बी तो सबसे छोटी नहीं हो सकती, लेकिन ई से बड़ी है। इसका मतलब ए ई से बड़ी है तो ए सबसे छोटी नहीं हो सकती। सी सबसे बड़ी है तो सी सबसे छोटी नहीं होगी, तो ई, सी ऑप्शन पर ई है, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शब्द को उसके अनुसार कौन सबसे अंत में आएगा? तो यहां पर आर प्रत्येक स्थान पर कॉमन है, हटा दो। ओ कितने पर है? 15। ओ कितने पर है? 15। ए 1 और ई 5।
तो देखो 1 और 5 तो सबसे अंत में आएंगे नहीं, तो 15 वालों में ओ खत्म, बी 2 पर, सी 3 पर, तो बड़ी वैल्यू होगी और रॉकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। देखो ध्यान से, सवाल कह रहा है इस श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें, तो बाएं से 7वां कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, एल हो गया। और दाएं छोर से छठे, तो दाएं छोर से छठा कौन है, 1 2 3 4 5 6, अर्थात डी हो गया। इनके मध्य में कौन सा तत्व है, इनके बीच वाले तत्व की बात कर रहा है। तो यहां से परसेंट खत्म, यहां से 9 खत्म, यहां से 8 खत्म, यहां से ये खत्म, यहां से आई खत्म, यहां से हैज खत्म, यहां से एफ खत्म, यहां से 6 खत्म, यहां से एम खत्म, यहां से आर खत्म, यहां से 4 खत्म, यहां से ए, तो 1 ही तो बचा, 1 ही तो बचा। ई ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 1 बच गया, ई ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल, बढ़ो इस क्वेश्चन को और बताओ क्या आंसर होगा। सवाल ने कहा है इस उपरोक्त व्यवस्था में सभी संख्याएं हटा दी जाएं। हटा दो भैया, सभी संख्याओं को हटा दो भैया, सभी संख्याओं को हटा दो। 7 हट गया, 3 हट गया, 8 हट गया, 4 हट गया, 1 हट गया, 6 हट गया, 9 हट गया, 5 हट गया, 2 हट गया। सभी संख्याओं को हटा दिया जाता है तो दाएं छोर से 10वें के दाएं चौथा, दाएं छोर से 10वें के दाएं चौथा, याद है क्या कि राइट और राइट एक जैसे होने पर माइनस हो जाते हैं। तो यहां पर राइट राइट माइनस, 10 में से 4 गए तो आपको राइट से छठा चाहिए, राइट से छठा चाहिए। तो राइट से छठा कौन है, 1 2 3 4 5 6, हैज है, हैज है। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अंकों को तो ऑलरेडी हटा दिया गया था। नेक्स्ट अगला सवाल आज की क्लास का सवाल कह रहा है इनसे क्या एक व्यवस्थित शब्द बन सकता है। क्या ये IPELOC क्या बन रहा है, ये बताओ जल्दी, क्या बन रहा है भैया। बादशाह सीरीज में आज मैंने औपबंधिक संख्या, अक्षर एवं प्रतीक कराए हैं। जो साथी अभी क्लास नहीं देखे, क्लास इस क्लास के बाद देख सकते हैं जब भी टाइम मिले, ठीक है ना। कह रहा है कि ये क्या बन रहा है, एक बार बताओ। अरे वाह, पुलिस, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले P का 2 आया, P, फिर O का 5 आया, फिर L का 4 आया, फिर I का 1 आया, उसके बाद C का 6 आया, फिर E का कितना आ गया, 3। तो ये आ जाएगा POLICE, 2 5 4 1 6 3, 2 5 4 1 6 3, बी ऑप्शन पर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या बोला। यदि संख्या 87 95 342, 87 95 342 एक संख्या है के प्रत्येक सम अंक उससे अगले अधिक अंक द्वारा, तो इसका मतलब सम में 1 जोड़ दो। तो देखो 8 का 9 बन गया, और 4 का 5, 2 का 3, तथा प्रत्येक विषम अंक में उससे पिछले कम अंक द्वारा, तो 7 से 1 कम 6, 9 से 1 कम 8, 5 से 1 कम 4, 3 से 1 कम 2। फिर प्राप्तांकों को आरोही क्रम में आयोजित करो। आरोही क्रम में तो सबसे पहले 2 आरोही होता है, छोटे से बड़े की ओर, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो बाएं सिरे से तीसरा अंक पूछ रहा है, बाएं से तीसरा 1 2 3 अर्थात 4 होगा, डी ऑप्शन पर आ जाएगा। डी ऑप्शन पर 4 है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, 0 और 6 का अंतर 6 होगा, 6 और 24 का अंतर 18, 24 और 60 का कितना है, ये आ जाएगा। 10 में से 4 गए तो 6, 5 में से 2 गए 3, 36 का। यहां पर 60 का अंतर है, यहां पर 90 का अंतर है। तो यहां पर 6 और 18 में 12 का आएगा, 18 36 में 18 का आएगा, 36 60 में 24 का आएगा, 60 और 90 में 30 का अंतर आएगा। ये संख्याएं कैसे चल रही है ध्यान देंगे। मैंने क्या बोला, सबसे पहले 12, फिर 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30। फिर से कह रहा हूं, सीरीज का सवाल पेपर में आए,
डिफरेंस निकाल देना। 90% चांस है कि आपका आंसर सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहां पर 30 में 6 जोड़ दो, 36 आएगा। 90 और 36 कितना हो गया? 126। और 126 और 210 जोड़ो, 6 और 0 6, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ये 236, 2 और 1 3, सॉरी, यहां 336 भाई। 6 और 0 6, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 336 करेक्ट आंसर है। 336 करेक्ट आंसर है। ये मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे भी चल रहा था अगर आपने ध्यान दिया हो तो। पहली संख्या 0 1 का क्यूब -1, दूसरी संख्या 6 2 का क्यूब -2, तीसरी संख्या 24 3 का क्यूब -3, चौथी 60 4 का क्यूब -4, फिर 120 5 का क्यूब -5, फिर 210 6 का क्यूब -6, फिर 7 का क्यूब -7, 7 का क्यूब 343 -7 बराबर 336। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। यहां पर देखेंगे 2 से 5 मतलब 3, 5 से 8, 5 से 11 मतलब 6, 11 से 22 मतलब 11 का अंतर है, 22 से 40 मतलब 18 का अंतर है, फिर यहां पर 27 का अंतर है, और यहां पर 15 में 7 गए तो 8, और 9 में 6 गए तो 3, 38 का अंतर है। यहां देखेंगे तो 3 से 6 3 का अंतर है, 6 से 11 में 5 का अंतर है, फिर 11 18 में 7 का अंतर है, 18 27 में 9 का अंतर है, यहां पर 11 का अंतर है। तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 11 2 13 आएगा, 38 10 48 और 3 51 होगा। इसे यहां जोड़ दो, 5 और 1 6, 10 5 15, 156 है क्या ऑप्शन में? पहले पर ही है, यही राइट आंसर हो जाएगा। 156 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है 156। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। राजा का संबंध है सिंहासन से, सवार का पूछ रहा है। तो राजा बैठता है सिंहासन पर, सवार कहां बैठता है? राजा सिंहासन पर बैठता है, सवार बैठता है सीट पर। घोड़ा लगा देते हैं बहुत सारे आंसर की, घोड़ा सवार, सवार घोड़े पर बैठता है। गुड्डा सीट आएगा, डी मत लगा देना। देखो डी ऑप्शन देख रहा है, कितने लोग लगा रहे हैं। बिल्कुल गलत है यार, तुम लोग बिल्कुल गलत लगा रहे हो। सवार अगर घोड़े पर भी बैठेगा तो घोड़े की भी तो सीट ही होगी वो, तो सवार बैठेगा सीट पर। तुमसे किसने कही है सवार घोड़े का ही होता है? सवार कोई घोड़े का है? सवार तो मोटरसाइकिल पे भी आ सकता है भाई? वो बोल नहीं रहा तू बेटा, कहीं बात कर रहा दिखा किसका मैसेज है ये? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। पढ़ ले। चलो भाई ध्यान से, सभी प्यारे दोस्त बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसका आंसर, बहाव का संबंध है नदी से, तो स्थिर का पूछ रहा है। बात, जो पानी होता है ना नदी का, वो बहता रहता है, तो स्थिर पानी कौन सा रहता है? स्थिर होता है तालाब का पानी। ए ऑप्शन आ जाएगा। जो तालाब का पानी होता है वो एक जगह पे भरा हुआ ही तो होता है, तो स्थिर रहता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 6 28, इसके जैसी संख्या कौन सी, मतलब समूह बनाना है। तो इस समूह में कोई ना कोई खास बात है, और वही खास बात इसमें से किसी ना किसी में है। तो देखो ध्यान से। तो मैंने कहा 8 का वर्ग कितना होता है गुड्डा जी? 64। और यह है 6 का वर्ग कितना होता है भैया जी? 36। इसे घटाओ, 14 में से 6 गए 8, 5 में से 3 गए 2, ये 28 लास्ट की संख्या आ गई। तो बताओ जल्दी से कौन से में ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है 6 6 36, 4 चौक 16, तो इसमें तो होगा नहीं। 7 7 49, 2 दूनी 4। देखो 7 का वर्ग होगा 49, और यह है 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 49 में से 4 गए तो 45। यही तो था, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, रतौंधी, इंफेजुएला, स्कर्वी और सूखा रोग में अलग कौन है? तो रतौंधी, इंफेजुएला, स्कर्वी और सूखा रोग, अगर इसमें मैं इंफेजुएला को हटा दूं तो बाकी सभी किसी ना किसी विटामिन की वजह से होते हैं, है ना, विटामिन की वजह से। तो इंफेजुएला अलग होगा, रतौंधी, स्कर्वी और सूखा रोग विटामिन की वजह से होते हैं, इंफेजुएला विटामिन से नहीं होता। इसका आंसर बताएंगे सभी प्यारे साथी। ध्यान से देखेंगे इस मिसिंग नंबर का क्या जवाब हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो ध्यान से, नीचे करना कमेंट को। बड़े भाई मॉक टेस्ट में 80 क्वेश्चन सही हो पाते हैं भाई, मुझे सिलेक्शन चाहिए किसी भी हाल में। बहुत टेंशन होती है जब सोचता हूं
कि मैं बहुत पीछे हूं, अभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सोचने से काम नहीं चलता दोस्त, पढ़ना पड़ेगा। 80 नंबर अभी बहुत कम है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच में बहुत कम है ना। 80 मतलब पढ़ना पड़ेगा यार। शायद मैं ये भी कहूं कि भाई अब 1 महीने का समय है और इतना कैसे बढ़ेगा, तो उसमें भी हो सकता है आपको बुरा लगेगा, लेकिन अभी सच में बहुत पीछे हो, सच में बहुत पीछे हो। ऐसे ऐसे डीमोटिवेट मत समझ लेना। बाकी भगवान करे आप मेहनत करें, आपको बहुत अच्छा आपका पेपर हो, सिलेक्शन हो आपका, लेकिन अभी बहुत कम है। देखो बाहर की संख्या है 5 6 4, मल्टीप्लाई करो 5 6 4 का, 5 30 चौक 120, 120 बटे 10 कर दोगे तो बीच की वैल्यू 12 आ जाएगी। ये 6 गुणा 7 गुणा 5 बाहर की संख्या, 6 सत्ते 42 पंजे 210 बटे 10 कर दोगे तो बीच की संख्या 21 आ जाएगी। तो ये 4 गुणा 8 गुणा 10, 4 अट्ठे 32 दहाम 320 बटे 10 कर दोगे, 0 0 खत्म, 32 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है, देखो एक यहां चार्ट बनाकर दिया है और आप मुझे बताएंगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है। वेन डायग्राम का एक चार्ट आपके सामने है। ऐसे कितने डॉक्टर हैं, मतलब डॉक्टर होने चाहिए जो कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं, कलाकार भी होने चाहिए और खिलाड़ी भी। तो एक ऐसी संख्या ढूंढो जो सब में कॉमन हो। तो ऐसी संख्या तो 3 है जो सब में कॉमन है, ऐसी संख्या तो 3 है जो सब में कॉमन है। 3 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कलाकार भी हैं। तो ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कलाकार भी हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब हुआ, कलाकार का मतलब क्या है, एक आयत, और खिलाड़ी का मतलब सर्कल। तो ऐसी संख्या बताओ जल्दी से कितनी है। तो आप लोग कहोगे कि ऐसी संख्या 22 तो साफ साफ दिख रही है, 22 तो एकदम साफ साफ दिख रही है, लेकिन क्या 22 के अलावा भी कुछ होगा? भैया होगा। 22 के अलावा 3 और कौन प्लस करेगा? तो 22 और 3 25 जवाब होगा। 22 22 मत करो, 22 प्लस का 3 कौन करेगा? ये वाले भी तो, ये वाली संख्या भी तो ऐसी है जो खिलाड़ी भी और कलाकार भी है। तुम लोग कहोगे भैया तो डॉक्टर भी है। क्या उसने डॉक्टर के लिए मना किया था? क्या उसने ये बोला था क्वेश्चन में कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कलाकार हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है? बोलो ना। या उसने ये बोला था कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल कलाकार हैं? केवल बोलता तो भी मैं डॉक्टर को इग्नोर कर देता, फिलहाल तो नहीं करूंगा। तो 22 और 3 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखो ध्यान से मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये पजल टाइप क्वेश्चन है और कैसे क्या आंसर होगा समझो। PQRSTUV 3 3 6 1 7 अलग अलग इमारतों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली जो मंजिल है उसका क्रमांक 1 है। तो ये आएगी 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या बोल रहा है? 7 आ गई यहां पर। उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2, इसी प्रकार सबसे ऊंची मंजिल का क्रमांक 7 है। U V के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो U आएगा V के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर, जहां V आएगा उसके ठीक ऊपर U आएगा। आगे कह रहा है कि T P के ठीक ऊपर और R के ठीक नीचे रहता है। तो T जो है वो P के ठीक ऊपर रहता है, R के ठीक नीचे रहता है। कह रहा है U या R के ठीक ऊपर वाली किसी मंजिल पर S नहीं रहता। तो इसका मतलब U के नीचे ही कहीं ना कहीं S आएगा और R के भी नीचे ही कहीं ना कहीं S आएगा। कह रहा है P तीसरी मंजिल पर रहता है, P तीसरी मंजिल पर रहता है, तो P की मंजिल हो गई तीसरी। बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है जो Q के ठीक ऊपर है, तो Q के ठीक ऊपर हो गया, और P के जस्ट ऊपर T और R है, तो यहां पर मैंने T और R को लिख दिया। और U V के जस्ट ऊपर है, तो V यहां लिख दो, U यहां लिख दो, खत्म ही हो गया सवाल। और S इनके U और R नीचे, कहीं यहां पर S आ जाए, सवाल खत्म हो गया। क्या था बताओ इसमें, क्या था बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त। U V R T P Q S क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली मंजिल पर कौन रहता है? पहली मंजिल पर तो S रहता है, पहली मंजिल पर तो S रहता है। ए ऑप्शन खत्म हो गया। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा बताओ। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक समझना। कह रहा है कि समान वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले सभी अपार्टमेंट की तुलना में अधिकांश अधिक ऊंची अपार्टमेंट इमारतों में छठी मंजिल से ऊपर के अपार्टमेंट का किराया अधिक रहता है। यानी वैसे सब कुछ सेम है, पर छठी मंजिल से ऊपर का जो किराया है वो फालतू है, ऐसे कह रहा है, अधिक है। पहला कह रहा है ऊंची मंजिलों पर रहना अधिक जोखिम भरा होता है क्योंकि वहां लिफ्टों पर निर्भरता निचली मंजिल की तुलना में अधिक होती है, जबकि निचली मंजिलों पर सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये तो अपोजिट चल रही है, ये तो अपोजिट चल रही है। ये कह रहा है कि 6 से ऊपर वाली मंजिल का किराया महंगा है, तो महंगा होने का कारण तो ये उल्टा बता रहा है। ये कह रहा है कि ऊपर तो सीढ़ियों से भी नहीं जा सकता, लिफ्ट की दिक्कत होती है, ये तो उल्टी बात कर रहा है। तो इसका मतलब पहला वाला गलत है। और जो लोग कह रहे हैं ना पहला दूसरा सही है, वो ये तो देख लो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और वो यहां पे क्या कह रहा है। मैं दोबारा से समझा रहा हूं, देखो उसने कहा है समान वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले सभी अपार्टमेंट, यानी साइज सबका बराबर है, लेकिन ये कह रहा है अधिकांश अधिक ऊंची अपार्टमेंट, मतलब इमारतों में छठी मंजिल से अधिक ऊपर जाओगे तो किराया अधिक होता है, तो 6 से ऊपर अधिक किराया है। तो यहां पर यह कह रहा है कि ऊंची मंजिलों पर रहना अधिक जोखिम भरा होता है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, ऊंची मंजिल पर रहना अधिक जोखिम भरा होता है इसलिए किराया ज्यादा है? भाई ऊंची मंजिल पर रहना जोखिम है इसलिए किराया ज्यादा है, मतलब जोखिम भी ले और किराया भी ज्यादा दो, तो यह बात उल्टी नहीं हो गई, इसलिए गलत है। ए ऑप्शन नहीं होगा गुड्डा, फर्स्ट बिल्कुल समर्थन नहीं करता। सेकंड देखो क्या है, निचली मंजिलों की तुलना में ऊंची मंजिलों पर वायु प्रदूषण कई गुना कम होता है। यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। ऊंची मंजिल पर वायु प्रदूषण तो कम होगा ही होगा। अब जो लोग कह रहे हैं कि दोनों में से कोई समर्थन नहीं करता, वो बिल्कुल गलत है गुड्डा। ऊंची मंजिल पर वायु प्रदूषण कम होगा, निश्चित रूप से होगा, सही है ना। तो यहां पर जो जवाब होगा वो कथन फर्स्ट समर्थन नहीं करता, सेकंड समर्थन करता है, यह जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है। MS धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर हैं, सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ हैं। MS धोनी विभिन्न उत्पादों व विज्ञापनों द्वारा प्रतिवर्ष अच्छा पैसा कमाता है। पहला कहता है सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापनों द्वारा पैसा कमाते हैं। मैं नहीं कह सकता क्योंकि MS धोनी की ही बात हुई है, बाकी तो किसी की बात नहीं हुई है। और वैसे भी सभी कहां कमाते हैं, क्रिकेटर तो बहुत है लेकिन सभी थोड़ी ना विज्ञापन करते हैं। दूसरा कह रहा है MS धोनी फिट और स्वस्थ हैं। यह बिल्कुल सही है क्योंकि वहां पर यह बात खुद बोली गई है, सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ हैं। अगर सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ हैं, सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ हैं, तो MS धोनी भी तो फिट और स्वस्थ होंगे क्योंकि वो भी तो क्रिकेटर हैं। आगे कह रहा है MS धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों के ही विज्ञापन करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, विभिन्न उत्पादों का बोला है, प्रसिद्ध का ही करेंगे ये नहीं बोला कि भैया विभिन्न का बोला है, इन्हें अलग अलग प्रकार के उत्पादों का जो है वो विज्ञापन करते हैं, लेकिन केवल प्रसिद्ध का, तो ये केवल शब्द हमेशा कमजोर कर देता है। ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जब भी केवल शब्द आएगा तो ये हमेशा तथ्य को कमजोर कर देता है। तो ये भी गलत होगा और जवाब होगा केवल बी सही है। केवल निष्कर्ष बी पालन करता है। नेक्स्ट अगला सवाल, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या है। कितने साथी एक बात चाहते हैं, एक बार दिल भेजना कि इन टॉपिक की एक मैराथन ले ली जाए, केवल इसी टॉपिक की एक 3-4 घंटे की प्यारी सी मैराथन ले ली जाए। कितने प्यारे साथी ये बात चाहते हैं? एक बार पहले इसका आंसर बताओ और फिर मुझे इस चीज की पुष्टि करके बताओ। जिस मरीज को पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया था वह बच गया होता यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती। अगर उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती तो बच गया होता। कह रहे जीवित रखने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प था। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सर्जरी टाइम से हो जाती तो वो बच जाता। यही बात तो उसने बोली। अब आप लोग कहोगे भैया यहां पर जो केवल शब्द आया है, एकमात्र शब्द आया है, आप तो इसे सही कर रहे हैं, आपने तो कहा इसे कमजोर बनाता है। गुड्डा अपवाद की स्थिति है ये, आप लोग खुद इसे पढ़ो एक बार, आपको खुद समझ में आ जाएगा।
कह रहा है जिस मरीज को पिछली रात इमरजेंसी में लाया गया था वह बच गया होता यदि, क्योंकि यहां एक यदि शब्द उसने जोड़ के दिया तो वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। कह रहा है यदि उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती, तो अगर कुछ समय पहले हो जाती तो बच जाता, इसलिए सर्जरी जरूरी पॉइंट था। दूसरा कह रहा है मरीज को विलंब से अस्पताल लाया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों ये तो नहीं कह सकते, ये तो नहीं कह सकते इमरजेंसी में लाया गया बच जाता अगर उसकी सर्जरी कुछ समय पहले हो जाती, लेकिन उसे विलंब से लाया गया ये नहीं कह सकते। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके घर वाले या आस पड़ोस के लोग बहुत देर पहले ले आए लेकिन हॉस्पिटल वालों ने सर्जरी में ही टाइम लगा दिया, यह भी तो एक संभावना है। आप कैसे कह दोगे कि जो हॉस्पिटल ही वो लेट गया है, हॉस्पिटल उसे विलंब से ले जाया गया है, ये आप कैसे कह दोगे? ऐसा भी तो हो सकता है हॉस्पिटल बहुत देर पहले चला गया लेकिन सर्जरी में टाइम लगा, तो हॉस्पिटल सर्जरी इस वजह से नहीं हुई कि हॉस्पिटल ले जाने में उसे देरी की गई, ऐसा तो यहां कहीं भी नहीं कहा गया। सर्जरी लेट होने के कारण तो और भी हो सकते हैं, हो सकता है सर्जरी करने वाला डॉक्टर समय से ना आया हो सकता है सर्जरी के जो उपकरण हैं वो सही समय से सुनिश्चित ना किए गए हो, इकट्ठे ना किए गए हो सकता है व्यवस्था खराब रही हो, कुछ भी कारण हो सकता है। तो केवल और केवल पहला ही, यही तो आपको समझना है। यही तो होता है जिसमें आप लोग सोच लेते हो कि मैंने तो ठीक किया और पता चलता है यार ये ऐसे। अब देखो अब लिख रहे हैं कमेंट भैया बात तो सही है आपकी, तो ये ऐसे गलती होती है गुड्डा, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनना। एक विज्ञापन दावा करता है हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं जिसमें तीव्र गति के साथ अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं हैं, यानी तीव्र गति तो है और अद्वितीय जिनकी कोई तुलना ना हो ऐसी सुविधाएं भी हैं। पहला कह रहा है भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधाओं वाली कोई अन्य बाइक नहीं है, कोई अन्य बाइक नहीं है, बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल नहीं है। आप लोग कहोगे भैया क्यों? क्योंकि अद्वितीय यही होती है जिसकी कोई तुलना ना हो, अद्वितीय यही होती है जिसकी कोई भी तुलना ना हो। मेरे प्यारे दोस्तों लोग इस कीमत की बाइक खरीद सकते हैं, बताओ। कह रहा है कि लोग इस कीमत की बाइक, एक मिनट क्वेश्चन क्या था, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट, शायद जल्दी हमने ठीक कर दिया। एक विज्ञापन दावा करता है कि हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं जिसमें तीव्र गति के साथ अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं हैं, अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं हैं। An advertisement claims we manufacturize the best bike in India which has unique safety features along with high speed. Assumption कह रहा है there is no other bike with such safety feature in India. People can afford the bike at this price. हाँ ठीक है, पहला गलत है दूसरा सही है, पहला ही गलत होगा। वो कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त यहां पर तीव्र गति के साथ अद्वितीय सुरक्षा भी है, अद्वितीय मतलब इसके अलावा सुरक्षा सुविधाएं भी हैं, तो इससे बेहतर कोई नहीं होगी ये हम नहीं कह सकते, इससे बेहतर हो सकते हैं। और वैसे भी देखो जैसे वो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कहीं भी पढ़ लेंगे पर सिलेक्शन आपका ये है कि मतलब यहां से होगा, ये कोचिंग का अपना विज्ञापन हो सकता है, या जैसे कोई व्यक्ति किसी कपड़े का विज्ञापन कर सकता है कि भाई ये सबसे बढ़िया, लेकिन ऐसा नहीं कि वैसी क्वालिटी फिर किसी के पास नहीं है। तो यहां पर जो करेक्ट होगा वो बी होगा कि लोग इस कीमत की बाइक खरीद सकते हैं। हाँ भाई देखो लोग खरीद सकते हैं तभी तो कंपनी निकाल रही है। लोग क्या है, ऐसे लोग हैं वो कुछ भी खरीद सकते हैं, लोगों ने जहाज खरीद रखे है ना। तो करेक्ट आंसर होगा केवल धारणा, कहां गया, सेकंड अंतर्निहित है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से। यार ये क्वेश्चन डाउट सा लग रहा है मुझे अभी, चलो कोई नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। और गुड्डा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रोक लेना, मैं इसे प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है क्या बताया गया है इसे थोड़ा सा डिस्कस करके ही बताऊंगा आपसे। कल इस क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस सेट में शामिल करेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड पे लिख लेना, थोड़ा डाउटफुल सा लग रहा है मुझे अभी, तो मैं आपको जल्दी जल्दी में इसे पढ़ाऊं और कुछ भी आंसर बताऊं तो मैं अभी उसके साथ नहीं। दरअसल
थोड़ी सी दिक्कत एक ये आ रही कि मैं इस अद्वितीय शब्द को नहीं समझ पा रहा हूं। जो बात है वो स्पष्ट ये है ना। तो अद्वितीय जो शब्द है मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूं। अभी हमारे हिंदी के गुरुजी है ना, अंकित भाटी सर हैं, नीरज सर हैं, नवीन भाई हैं, तो मैं किसी ना किसी से एक बार डिस्कस करके कि इसका अर्थ क्या है, तब आप लोगों को इसे कल शामिल करूंगा। ठीक है ना, कल तब इसे शामिल करूंगा। इस क्वेश्चन को भी पीडीएफ में से हटा देना भाई, ठीक है ना, चलो दे देना, मतलब बिना सॉल्यूशन के। कल भी मैं इसे शामिल करूंगा। ये जो शब्द है अद्वितीय, इसके अर्थ को एक बार समझ के इसका प्रयोग क्यों हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, यहां पर ध्यान से देखो क्या कह रहा है। हाँ, ममतेज सर हैं बिल्कुल। बताओ भाई जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अद्वितीय शब्द को एक बार मैं ढंग से समझ के कि इसका क्या अर्थ है, मैं उतना नहीं समझ पा रहा हूं उसका अर्थ, तो एक बार मैं इसे कल बताऊंगा। मतलब मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता यार, ये नहीं है कि मैं अपने हिसाब से कुछ भी लगा के बता दूं। कल को यही सवाल पेपर में आ गया तो पता चले। हाँ बिल्कुल, राम सर भी हैं भाई, मतलब जिसका नाम ला लो कमेंट करने लग जाते हो भाई। सब हैं, 5-6 टीचर हैं बिल्कुल। दरअसल राम सर और ममतेज सर यहां से अभी क्लास नहीं ले रहे हैं, इस वजह से मैंने नाम नहीं लिया था। तो ये सारी चीजें ठीक है। अभी नीरज सर यहीं होंगे ऑफिस में, उनसे भी डिस्कस कर लेंगे। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। एक्स ने वाई से कहा, मैं पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। ध्यान से सुनना गुड्डा, यहां पर ध्यान से सुनना। पुरुषों को सुंदर बनाने वाली, पहली बार ऐसी क्रीम आई है मार्केट में जो पुरुषों को सुंदर बनाने की बात कर रही है। ध्यान से देख लो, एक्स ने वाई से कहा, मैं पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन के प्रभाव पर सर्वेक्षण करना चाहता हूं। सर्वेक्षण करना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहला कह रहा है कि पुरुषों को सुंदर बनाने वाली क्रीम के विज्ञापन का प्रभाव सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, तभी तो कोशिश कर रहा है। एक्स ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए कौशल और क्षमता रखता है। बिल्कुल सही है, क्षमता रखता है तभी तो कह रहा है। तो यहां पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। जवाब हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, दोनों अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ऋतु आज से 6 घंटे रोजाना ध्यानपूर्वक पढ़ती है तो वह 10 दिनों के बाद होने वाली परीक्षा को पास कर लेगी। पहला कह रहा है ऋतु को अपनी परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त तैयारी करने हेतु 10 दिन तक प्रतिदिन 6 घंटे ध्यानपूर्वक विज्ञान का अध्ययन करना होगा। ऋतु को तैयारी से पहले अपना समय निर्धारित करना चाहिए और हर विषय को पर्याप्त समय देना चाहिए। ऋतु को इन 10 दिनों के दौरान खेलना नहीं चाहिए, जो परीक्षा की तैयारी से की दृष्टि से उसके लिए महत्वपूर्ण है। बताओ जल्दी, इन तीनों में से कौन सा सही हो सकता है। कौन सा सही हो सकता है। तो देखो, पहला तो इसलिए गलत है क्योंकि विज्ञान की बात कर रहा है। क्या विज्ञान पढ़ना है उसे, ऐसा ऊपर कथन बोला गया है, या किसी एक विशेष सब्जेक्ट की बात कर दी गई है। तो यहां पर पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ऋतु को तैयारी से पहले अपना समय निर्धारित करना चाहिए और हर विषय को पर्याप्त समय। ये बिल्कुल सही है, हर विषय, क्योंकि हर एक विषय आएगा उसमें। और ऋतु को इन 10 दिनों के दौरान खेलना नहीं चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि उसे तो पढ़ने के लिए 6 घंटे देने, 24 घंटे होते हैं, 18 घंटे में से खेलो कूदो कुछ करो, 6 घंटे पढ़ाई के लिए बोले गए हैं। तो कार्यवाही सेकंड पालन करेगी। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट में कि क्या होगा इस सीरीज का करेक्ट जवाब। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसमें एक शब्द का अर्थ मैं नहीं समझ पाया और जिस वजह से मैंने आज इसे थोड़ा सा होल्ड पर रखा है। मेरे पास 2 ऑप्शन थे क्वेश्चन करते में, इसका अर्थ कुछ भी बता के, कुछ भी आंसर बता के कह देता कि भाई ऐसे कर लो, आप लोग मान भी लेते। लेकिन मैं केवल इस वजह से कि यार मैं अपना मतलब कैसे स्वीकार करूं, तो कि भाई इसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो भाई मैं इतना बड़ा मास्टर अपने आप को नहीं मानता कि मैं यहां पे क्या जी मैं कैसे स्वीकार करूं, उल्टा सीधा बता के चला हूं। नहीं गुड्डा, मैं वास्तव में इसका अर्थ समझ नहीं पाया अद्वितीय का, तो मैं इसे एक बार हिंदी वाले सर से डिस्कस करके तब आप लोगों को कल बताऊंगा। मतलब मैं आप लोगों को गुमराह तो नहीं कर सकता, इससे बढ़िया मैं यही एक्सेप्ट कर लेता हूं कि मेरी समझ में इसका अर्थ नहीं आया है, मैं इसे समझ के आपको कल डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है ना। और ये 50वां क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में बता देना क्या होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्ते।